हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 13 अक्टूबर और है थर्सडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर गाइस आपको इस न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एफजेड क्लासेस हिंदू पीडीएफ। वहाँ से आपको डेली बेसिस पर इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पेज पर दिया गया है। फर्स्ट पेज पर दो आर्टिकल आज हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है जो इंडिया की इन्फ्लेशन है, यानी कि जो इंडिया की महंगाई है वो अभी बहुत बढ़ गई है। 7.41% से हाईएस्ट देखने को मिली अप्रैल से, यानी कि अप्रैल के महीने में कम थी और इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इंडिया की इन्फ्लेशन देखने को मिली है। इंडिया की तो है इन्फ्लेशन, लेकिन अदर्स कंट्रीज़ की भी इन्फ्लेशन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पे है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और यूएस और ताइवान के टेंशन्स की वजह से। सितंबर फूड इन्फ्लेशन क्विकन शार्पन्स टू इन 8.41%। जो सितंबर था पिछला महीना, उसकी जो फूड इन्फ्लेशन है वो 8.41% से रही है, जो कि सबसे स्टेपिस्ट लेवल है 22 मंथ्स का। इकोनॉमिस्ट वार्न व्हाट द नेगेटिव सरप्राइज कुड स्पर मोर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज फ्रॉम द आरबीआई। जो इकोनॉमिस्ट है उनका मानना है, क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है, इस वजह से नेगेटिव हो रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो बढ़ा है आरबीआई ने कमर्शियल बैंक पर, रेपो रेट जिसे वो बोलते हैं। रिटेल इन्फ्लेशन एक्सलरेटेड टू इन 5 मंथ्स हाई ऑफ 7.41% इन सितंबर फ्रॉम 7% इन अगस्त। अगस्त में कितना था ये? 7%, और सितंबर में 7.41%। As food inflation surged sharply to 8.41% last week, this steepest लेवल इन 22 मंथ्स। सबसे ज़्यादा हार्ड देखने को मिला है, लास्ट के महीने से भी ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन जो देखने को मिला है। तो इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है? इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन की बात करें तो इकोनॉमिक का टॉपिक है। इन्फ्लेशन एक जनरली जो गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो जाता है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, और सर्विस का जो प्राइस इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाता है उसको भी इन्फ्लेशन बोलते हैं। जब जनरल प्राइस लेवल से ज़्यादा बढ़ जाती है कोई चीज़ का प्राइस तो उसे इन्फ्लेशन के अंडर रख दिया जाता है। ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज फीवर गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सी बात है, जब करेंसी से कुछ खरीदा या सर्विसेज खरीदी जाती हैं, कॉन्सिक्वेंटली इन्फ्लेशन कोरस्पॉन्ड टू रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इन्फ्लेशन कोरस्पॉन्ड करता है, अगर परचेजिंग पावर घट गई है मनी की तो रिडक्शन हो गई है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी कि एक आदमी की परचेजिंग पावर घट गई है, यानी कि एक आदमी, अगर एग्जाम के तौर पे देखें तो अगर कोई आदमी 10 रुपये में कम ज़्यादा चीज़ खरीदता था पहले, अब वो परचेजिंग पावर उसकी घट गई है, 10 रुपये में वो कम चीज़ खरीद रहा है, तो उसको भी बोलते हैं परचेजिंग पावर। तो अगर परचेजिंग पावर घट रही है तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन इज डिफ्लेशन। जो इन्फ्लेशन का अपोजिट है वो डिफ्लेशन है। ए सस्टेन डिक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ इन गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक सस्टेनेबिलिटी के साथ, एक स्थिरता के साथ जब जनरल प्राइस बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं गुड्स और सर्विसेज के, तो उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। कॉमन मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इज इन्फ्लेशन रेट, द एनुअलाइज्ड परसेंटेज चेंज इन द जनरल प्राइस इंडेक्स। अगर इन्फ्लेशन को मेजर किया गया जाए तो वो इन्फ्लेशन रेट से मेजर किया जा सकता है, और उसको एनुअली परसेंटेज चेंज जो भी जनरल प्राइस इंडेक्स में होता है उससे ही इसको इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। As prices do not all increase at the same rate, consumer price index is often used for this purpose. ऐसे कि जिस सब गुड्स के प्राइस एक साथ नहीं बढ़ते, तो इस तरीके से हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से भी इसको मेजर कर सकते हैं। ये भी एक इंडिकेटर है इन्फ्लेशन को बताने का। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स भी यूएस में यूज़ किया जाता है अगर वेजेस को इन्फ्लेशन देखने के लिए। मोस्ट इकोनॉमिस्ट की बात करें तो एग्री हैं हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एज वेल एज इन हाइपर इन्फ्लेशन विच हैव सेवरल डिसरप्टिव इफेक्ट ऑन द रियल इकोनॉमी। इकोनॉमिस्ट की बात करें तो वो कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन होगा और हाइपर इन्फ्लेशन होगा तो उससे इफेक्ट्स देखने को मिलेगा रियल इकोनॉमी पे। आर कॉज्ड बाय परसिस्टेंट एक्सेसिव ग्रोथ इन अ मनी सप्लाई। व्यूज ऑन लो टू मॉडरेट रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन आर मोर वेरिड। लोअर मॉडरेट इन्फ्लेशन may be attributed to fluctuations in real demand for goods and services और चेंजेस इन अवेलेबल सप्लाई सच एज ड्यूरिंग स्कार्सिटीज। अगर ज़्यादा और कम इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, यानी कि इन्फ्लेशन हमेशा मॉडरेट में होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम देखने को होना चाहिए,
तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ जाएगी, जो रियल डिमांड है किसी पीपल्स की गुड्स और सर्विसेज की, और उसके में चेंज देखने को मिलेगा। जो सप्लाई देखने को मिल रही है पहले गुड्स की, उसमें सप्लाई अब कम हो जाएगी। मॉडरेट इन्फ्लेशन इफेक्ट्स फॉर इकोनॉमिक्स इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेव्स। जो मॉडरेट इन्फ्लेशन होता है वो दो तरीके से इकोनॉमी को इफेक्ट्स करता है, वो तो पॉजिटिव भी कर सकता है और नेगेटिव भी कर सकता है। नेगेटिव इफेक्ट्स वुड इंक्लूड इन इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है तो उसमें क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होल्डिंग मनी की बढ़ जाती है। अनसर्टेनिटी आवर फ्यूचर इन्फ्लेशन विच में डिस्कास इन्वेस्टमेंट इन सेविंग्स एंड इन्फ्लेशन वर रैपिड इनफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स एज कंज्यूमर्स बिगन होर्डिंग आउट ऑफ कंसर्न दैट प्राइस विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। अगर ज़्यादा ही रैपिड तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स को होल्ड करने लगता है और ये सोचता है कि जब प्राइस बढ़ेंगे जब इसको वो सोल्ड कर देगा। पॉजिटिव इफेक्ट्स इंक्लूड रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इससे अनएम्प्लॉयमेंट घट जाता है। ड्यू टू नॉमिनल वेज रिजिडिटी allowing to central bank greater freedom in carrying out monetary policy, encouraging loans and investment instead of money hoardings, and avoiding ineffectiveness associated with deflation। तो हमने इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल इसी पेज पर राइट साइड इसके दिया गया है। इसमें बताया क्या है कि होम मिनिस्टर ने अभी क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है एमबीबीएस की जो बुक्स होती हैं उसकी फर्स्ट ईयर की, उसको हिंदी वर्जन में भी लॉन्च कर दिया गया है अक्टूबर 16 के लिए, यानी कि अक्टूबर 6 को लॉन्च होंगी। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह विल लॉन्च, यानी कि अभी करेंगे, अभी हुई नहीं है, दी हिंदी वर्जन ऑफ इन फर्स्ट ईयर्स एमबीबीएस टेक्स्ट बुक्स इन भोपाल ऑन अक्टूबर 16। विद दिस मध्य प्रदेश विल इंच क्लोजर टू बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया इन हिंदी। यानी कि होम मिनिस्ट्री अभी लॉन्च करेंगे 16 अक्टूबर को फर्स्ट ईयर्स एमबीबीएस की टेक्स्ट बुक्स हिंदी के अंदर, और मध्य प्रदेश में सबसे पहला स्टेट बन जाएगा मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन की जो बुक्स हैं उनको हिंदी में प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बस आर्टिकल यही था। अब 16 अक्टूबर को जब लॉन्च होंगी तो उस पर भी आर्टिकल आएगा, उस पर भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सिटीज़ की न्यूज़ में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि 14 पर्सन्स को अरेस्ट कर लिया गया है पीएफआई के अंदर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये कुछ दिनों से बहुत न्यूज़ में था। अभी 28 सितंबर को होम मिनिस्ट्री ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बैन कर दिया है 5 ईयर्स के लिए। तो हमें पीएफआई के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। पीएफआई की बात करें तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो एनकरेज करती है, एंगेज करती है रेडिकल और एक्सक्लूसिविस्ट स्टाइल ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। इसको फाउंड किया गया था कि काउंटर करें हिंदुत्व ग्रुप को। इसको बैन कर दिया गया इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपी के अंदर ऑन 28 सितंबर 2022 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। पीएफआई को फाउंड किया गया था 2006 में। इसको मर्जर करके बनाया गया है दो ऑर्गेनाइजेशंस को, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी एंड नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ और केएफडी। ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब करती है कोई नया सामाजिक मूवमेंट लाएगी और एम्पावर करेगी पीपल्स को कि उनका जस्टिस मिले, उन्हें फ्रीडम मिले, उन्हें सिक्योरिटी मिले। ये बेसिकली मुस्लिम रिजर्वेशंस की बात करती है। 2012 में ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारी प्रोटेस्ट कंडक्ट की थी, किसके अगेंस्ट के उनके जो इनोसेंट सिटीजन्स हैं उनको यूएपीए के अंदर डिटेन किया जा रहा है illegally. PFI has often been accused of involvement in the anti-national and anti-social activities by the Indian government. इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा ही इससे 36 का आंकड़ा है, और इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा इसको कहा है कि एंटी नेशनल और एंटी सोशल एक्टिविस्ट क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। 2012 में गवर्नमेंट ऑफ केरला ने ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बैन करने को कहा था, टेररिस्ट आउटफुट स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया और जो एफिलिएट करता है इंडियन मुजाहिदीन से। पीएफआई का हमेशा ही वॉयलेंट क्लेसेस देखने को मिले हैं आरएसएस के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ इन पार्ट्स ऑफ केरला और कर्नाटक में। एक्टिविस्ट हैव बीन फाइनली दिन, जो एक्टिविस्ट को जिन्हों को पकड़ा गया है वो लेथल वेपन्स के साथ, बॉम्ब के साथ, गन पाउडर स्वार्ड्स के साथ मिले हैं, ये अथॉरिटी ने बताया है। सेवरल एलिगेशंस देखने को मिले हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से कि ऑर्गेनाइजेशन का लिंक्स है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सच एज तालिबान एंड अलकायदा।
ऑर्गेनाइजेशंस हैव वेरियस विंग्स टू कैटर टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इसके बहुत सारे विंग्स आपको देखने को मिलेंगे, ब्रांचेस देखने को मिलेंगे जो सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर नेशनल वुमेंस फ्रंट NWF है और कंपास फ्रंट ऑफ इंडिया है। इनको ही इसके साथ बैन कर दिया गया है, इनको भी बैन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू एक्सटेंडेड टू 8 एफिलिएट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PFI। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 22 नवंबर 2006 में। इसको मर्जर करके बनाया है दो ऑर्गेनाइजेशन को, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और नेशनल मनीता नेथी पर पसारिया। टाइप इसकी इस्लामिक ये एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस इसका मुस्लिम पॉलिटिकल मोबाइलाइजेशन है और काउंटर करना हिंदू नेशनलिज्म से। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। रीजन सर्व कहाँ करता है? इंडिया में। इसके चेयरमैन OM अब्दुल सलाम है, वाइस चेयरमैन इसके EM अब्दुल रहीमन है। सिक्योरिटी जनरल की बात करें, जनरल सिक्योरिटी सेक्रेटरी की तो अनीस अहमद है और इसका बैन कर दिया गया है 5 ईयर्स के लिए, जो 28 सितंबर 2022 से शुरू हो गया है। अब हमने PFI के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो स्टेट्स की न्यूज़ में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि तमिलनाडु ने अभी नोटिफाई कर लिया है इंडियाज़ का पहला सिलेंडर लोरिस सेंचुरी। सिलेंडर लोरिस ये आपको एनिमल देखने को मिल जाएगा, कुछ कुछ हाउस की तरह ये होता है। फर्स्ट टाइम कंट्री में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वेडनेसडे में नोटिफाई कर लिया है कि कद्वीयर सिलेंडर लोरिस सेंचुरीज जो 11,806 हेक्टेयर्स की होगी, करूर एंड दिंडीजल डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु की इन दो डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाएगी सिलेंडर लोरिस सेंचुरी। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस हमें एनिमल के बारे में पढ़ना है, सिलेंडर लोरिस के बारे में। सो सिलेंडर लोरिस की बात करें तो एक जीन्स है लोरिस की जो इंडिया और श्रीलंका में देखने को मिल जाएगी। जीन्स की 2 स्पीसीज होती हैं, रेड सिलेंडर लोरिस जो श्रीलंका में पाया जाता है और ग्रे सिलेंडर लोरिस जो श्रीलंका और इंडिया दोनों में पाया जाता है। सिलेंडर लोरिस की बात करें तो स्पेंड करता है मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन ट्रीज, ज़्यादातर ये ट्रीज में रहता है। ट्रेवलिंग अलोंग द टॉप ऑफ ब्रांचेस के, ज़्यादातर ये पेड़ के ऊपर वाली जगह पर रहता है। विद स्लो एंड प्रीसियस मूवमेंट, इसमें ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं देखने को मिलते। ये बेसिकली फाउंड होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, स्कब फॉरेस्ट में, सेमी डिसीडियस फॉरेस्ट में और स्वाम्प्स में। प्राइमेट्स हैव लाइफ स्पैम्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली, इनका जो लाइफ स्पैम है वो 15 ईयर्स का होता है। स्लेंडर लोरिसिस जनरली फीड ऑन इंसेक्ट्स, ये कीड़े खाते हैं, रेप्टाइल्स खाते हैं, प्लांट्स, फ्रूट्स एंड फ्रूट्स खाते हैं। टेक्सोनोमी की बात करें, टाइप स्पीसीज वाज नेम्ड, टाइप जो स्पीसीज है उसका नेम कहाँ से आया, लीमर टार्दिगरडस बाय लिनसिस इन 1758 में। नेम लोरिस फर्स्ट रिपोर्ट किया गया था जॉर्ज लोरिस लेक्रिक के द्वारा, कॉम्टेड बफेन में इन 1765 में। रिप्रेजेंट द डच लोरिस मीनिंग्स, जिसका मतलब होता है क्लाउन। अकॉर्डिंग टू एन बफन द नेम लोरिस हैड बीन यूज्ड फॉर सम टाइम बाय डच नेचुरलिस्ट फॉर द स्लथ्स ऑफ एनसाइलन। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि इसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो इसकी किंगडम की बात करें तो एनिमिलिया किंगडम से बिलोंग करता है। फिल्म की बात करें तो एक कोर्डेटा है। क्लास की बात करें तो मैमलिया देखने को मिल जाएगा। ऑर्डर इसका प्राइमेट्स है और सब ऑर्डर इसका स्टेप्रिस सीरीनी है। फैमिली इसकी लोरेसिडिया है। सब फैमिली इसकी लोरियन देखने को मिल जाएगी और उसका जीन्स क्या है, लोरिन देखने को, लोरिस देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट एंड कंटेस्ट में दिया गया है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल में हमें एक चीज़ कवर करनी है, वो है चाइना की वॉल्फ वॉरियर एरा के बारे में। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वॉल्फ वॉरियर एरा एक डिप्लोमेसी है जो चाइनीज डिप्लोमेट्स के द्वारा चलाई गई है 21st सेंचुरीज, जो अंडर आती है चाइनीज लीडर जी जिनपिंग के एडमिनिस्ट्रेशन में। द टर्म वाज coined फ्रॉम द चाइनीज एक्टिंग फिल्म वॉल्फ वॉरियर से इसका टर्म लिया गया है। वॉल्फ वॉरियर एक मूवी भी थी 2015 की। द अप्रोच इज इन कॉन्टेस्ट टू प्रायर चाइनीज डिप्लोमेटिक प्रैक्टिसेस ऑफ डेंग जियमपिंग, which had emphasized the avoidance of controversy and the use of cooperative treaties. Wolf-warrior diplomacy is confrontations and combatives, with its proponents lauding, denouncing and pursuing criticism of Chinese government. बेसिकली इसको ऐसे बनाया गया है वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को कि अगर कोई क्रिटिसाइज करे चाइनीज गवर्नमेंट का तो उसको कम्बैट किया जाए, and its policies on social media and in interviews as an attempt to gain discourse power. In international policies, wolf warrior diplomacy forms one of the part of the in which
फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी कॉल्ड जी जिनपिंग्स मेजर कंट्री डिप्लोमेसीज। ये इसके अंदर आती है जो मेजर कंट्री की डिप्लोमेसी है जी जिनपिंग की, तो ये उसके अंदर ही काम करती है वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसीज विच वाज legitimated a more active role for China on the world stage, including engaging in is an open ideological struggle with the West. Although the phrase wolf warrior diplomacy की phrase की बात करें, popularized है as descriptions of in this diplomatic approach during the COVID-19 pandemic. The appearance of a wolf warrior style diplomats had become a few years prior. Chinese leader, General Security of Secretaries of in Chinese Communist Party, Xi Jinping for foreign policy writ large pursues anti-China hostility from the West among Chinese government officials, and shifts within the Chinese diplomat bureaucracy have been cited as foreign factors leading to its emergence. बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अगर कोई चाइनीज़ गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करता है और वर्ल्ड स्टेज पे जो प्रेजेंट करता है चाइना गवर्नमेंट को, वो क्या है, उसकी चाइना की वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, स्ट्रेटेजी है। यही क्या है, वॉल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजी इसको कहा गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसके नेक्स्ट पेज पर ही दिया गया है। इस आर्टिकल में हमें दो चीज़ पढ़नी है, एक तो चोला एम्पायर के बारे में और एक बृहदिस्वारा टेम्पल्स के बारे में जो तंजौर में देखने को मिल जाएगा। पहले इशू देख लेते हैं। ग्रिंड्योर ऑफ इन चोला एम्पायर, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया। जो चोला एम्पायर थी वो सबसे ज़्यादा रूल करने वाली डायनेस्टी थी साउथ इंडिया में। ग्रिंड्योर मतलब होता है सुंदर। सुंदर जो चोला एम्पायर है वो लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी देखने को मिल जाएगी साउथ इंडिया में। तो इस टेम्पल को दिखाया गया है, टेम्पल से इंडिकेट किया गया है कि किस तरीके से चोला एम्पायर क्या था, ब्यूटीफुल था, क्योंकि उसके द्वारा ही उसके राइन में इसको मंदिर को बनाया गया है। तो सबसे पहले चोला डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं। चोला डायनेस्टी एक तमिल टेलिस्क्रेटिक एम्पायर है साउथ इंडिया का, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी देखने को मिल जाएगी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में। अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी देखने को मिल जाएगी। Earliest datables reference to the Chola are from the inscription dated to the 3rd century BC during the reign of Asoka। अगर डेटेबल रेफरेंस की बात करें, यानी कि कहाँ से हमें चोलास के बारे में पता लगता है, तो अशोका के इंस्क्रिप्शन से पता लग जाता है हमें, जो 3rd सेंचुरी BC में बनाए गए थे अशोका के रेन में। ऑफ द मौर्य एम्पायर, अशोका किससे बिलोंग करते थे, मौर्य एम्पायर से। वन ऑफ द 3 क्राउंड किंग्स थे तमिलकम के, along with the Chera and Pandya. Dynasty continued to govern over in varying territories until the 13th century CE. Despite these ancient origins, the rise of Cholas as the Chola Empire only begins with the medieval Cholas in mid 19th century CE। जो चोला एम्पायर था वो मेडिवल चोलास में ज़्यादा फैला है, यानी कि मिड 9th सेंचुरी में वो ज़्यादा फैलने को देखने को मिला है और बहुत सारी टेरिटरीज में उसकी गवर्न देखने को मिली है, पावर देखने को मिली है। हार्टलैंड ऑफ इन चोलास वाज द फर्टाइल वैली ऑफ कावेरी रिवर। जो मेन लैंड थी चोलास जहाँ पर रहते थे, फर्टाइल वैली उसको बोलते हैं, का कावेरी रिवर के आसपास। स्टिल दे रूल इन सिग्निफिकेंटली लार्जर एरिया पे उन्होंने रूल किया है एट द हाइट ऑफ देयर पावर फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरीज के दौरान टिल द बिगनिंग ऑफ 30th सेंचुरी। द यूनिफाइड पेनिनसुला इंडिया, उन्होंने यूनिफाइड किया पेनिनसुला इंडिया को साउथ ऑफ तुंगभद्रा and held as one state for 3 centuries between the 907 and 1215 AD under Raja I and his successor Rajendra I, Rajadhiraj I, Rajendra II और विराजेंद्र एंड कुलोत्तुंगा चोला फर्स्ट। इनके अंडर यहाँ पर सेंचुरीज में रूल देखने को मिला है। पावर एंड प्रेस्टाइज द चोलास हैड अमंग political powers in South, Southeastern and Eastern Asia at its peaks is evident through their expeditions to the Ganga's novel Raids on cities of Srivijaya Empire based on Iceland, Sumatra, and their repeated embassies to China. Chola fleet represented the zenith ऑफ एन एंशिएंट इंडियन मैरीटाइम्स कैपेसिटी। अब इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। इनकी कैपिटल क्या थी, चोलास एम्पायर की। ये आप देख सकते हैं ये कहाँ कहाँ पे इन्होंने रूल किया है। तमिलनाडु में इनका रूल देखने को मिल जाएगा और इन्होंने ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी इन्होंने रूल किया है, जैसे इंडोनेशिया वगैरह में भी इन्हें क्या क्या करा है, रूल करा है। कैपिटल की बात करें तो अर्ली चोलास की कैपिटल थी यूरेवियर, पोम्बोहर और तिरुवरर। मेडिवल चोलास की बात करें तो पजियारिया, तंजिवरा और गंगागोटा और चोलापुरम। ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो तमिल इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी।
कॉमन लैंग्वेज की बात करें तो संस्कृत भी बोलते थे, और अदर साउथ एशियन लैंग्वेज भी बोलते थे, साउथ ईस्ट एशियन लैंग्वेज, जिन्हें साउथ ईस्ट एशियन सब ऑर्डिनेट्स में बोला जाता है। रिलीजन की बात करें हिंदुइज्म थे। डिमोइज्म की बात करें तो चोलार थे। गवर्नमेंट मोनार्की देखने को मिली थी, किंग और एम्परर देखने को मिले थे। अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में एक चीज़ और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो है बृहदीश्वरा टेम्पल। क्योंकि गाइस जो टेम्पल्स वगैरह होती है उनसे ज़्यादातर प्री में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बृहदीश्वरा टेम्पल की बात करें तो हम इसे राजा राजेश्वरम टेम्पल भी बोलते हैं, जो समर्पित है लॉर्ड राजा राजा को। लोकली नोन एज, इसे हम जो वहाँ पर इसको बोला जाता है लोकली, वो इसे तंजाई पेरियर कोविल बोला जाता है, और इसको हम पेरिविद्यूर कोविल भी बोलते हैं, एक हिंदू सेवित। टेम्पल बिल्ड हुआ था ऑन द चोला आर्किटेक्चर के द्वारा, जो डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, जो देखने को मिल जाएगा आपको साउथ बैंक ऑफ कावेरी रिवर, तमिलनाडु के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, यानी कि वन ऑफ द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है, और एक एग्जाम्पलर है फुल्ली रियलाइज तमिल आर्किटेक्ट का। इसको हम दक्षिणा मेरू मेरू ऑफ साउथ भी बोलते हैं। ये चोला एम्पायर राजा राजा फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था 1003 में और 1010 सी में। टेम्पल इज ए पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये क्या है, पार्ट है। ये आपको जरूर याद रखना है, ये टेम्पल क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट लिविंग चोलास टेम्पल। Along with the Cholas dynasty's era, Gangakota's Cholapuram's temples and Ayurvateswara temples, that is about 70 kilometers and 40 meters to its northeast respectively। यानी कि ये दो टेम्पल्स हैं जो बहुत क्या है, फेमस है तमिलनाडु के अंदर। इससे 70 किलोमीटर दूर और 40 किलोमीटर दूर। Original monuments of this 11th century's temples were built around a moat. It include Gopura, the main temples, its massive towers, inscription, friezes and sculptures predominantly relating to Shivisms। ये Shivisms को क्या किया गया है, डेडिकेटेड किया गया है। बट ऑल्सो विष्णुइज्म्स और शक्तिज्म्स ट्रेडिशन ऑफ हिंदू, जो देखने को मिल जाएगा। टेम्पल को डैमेज किया गया था हिस्ट्री के अंदर, एंड सम आर्ट वर्क देखने को मिला है इसमें जो मिसिंग देखने को मिला है। एडिशनल मंडपम एंड मोन्यूमेंट्स वर एडिड इन द सेंचुरी दैट फॉलोड। टेम्पल्स नो स्टैंड्स अमिस्ट फोर्टिफाइड वॉल्स इसमें देखने को मिल जाएंगी, जो ऐड की गई थी 16 सेंचुरी के बाद। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। एफिलिएशन की बात करें तो हिंदुइज्म के अंदर ही आता है। डिस्ट्रिक्ट तंजौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। डेटी की बात करें तो इसके अंदर कौन है, देवी देवता जो है शिवा। फेस्टिवल्स की बात करें तो महाशिवरात्रि के अंदर इसकी पूजा की जाती है। लोकेशंस के तंजौर के अंदर देखने को मिल जाएगा, स्टेट तमिलनाडु और इंडिया में देखने को मिल जाएगी, और इसकी लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।